नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पार्थवी अचीवर्स में। आज से हमारा सेशन बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार रहने वाला है। आज आप जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इस बार हमारा जो जनरेशन रहने वाला है वो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। हम लोग पहले वाले सेशन में क्या पढ़े थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड की जनरेशन के बारे में पढ़ लिए थे। फर्स्ट जनरेशन में जहाँ वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था वहीं पे सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। जहाँ पे हमारे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, वहीं पर हमारा सेकंड जनरेशन में ट्रांजिशन लेस हीट जनरेट करता था। तो इन सभी एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ हम लोगों ने अपने सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर के साथ साथ एक क्विक रिवीजन भी किया था, जो किसी भी तरह से डाउटफुल नहीं रहा। ठीक है, तो आज हम लेकर के चलेंगे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थर्ड पार्ट, मीन्स व्हाट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो कि अभी हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो हम बहुत ही फास्ट और एक स्पीड बरकरार रखेंगे। लेकिन उससे भी बेटर हाफ हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है कि हमको कंसिस्टेंसी के साथ मूव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज चले या धीरे चले, आफ्टर सम टाइम हम ब्रेक डाउन कर दे, तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं लेकर के आपको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम चलते हैं, ध्यान देंगे कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या रहा, क्या किया, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन एवरीथिंग हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, क्या कहता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। The third generation of computer was developed between 1964 and 1971. In this generation, transistors were replaced by integrated circuits. कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का विकास 1964 से 1971 के टाइम पीरियड में हुआ। 1964 टू 1971। आर यू अंडरस्टैंड? इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्या था कि अब उसको हम दिखा दे रहे हैं ट्रांजिस्टर कैसा था। जस्ट से ये हमारा ट्रांजिस्टर का था। तो इस पिक्चर को क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसके जगह पे क्या यूज किया गया देखेंगे। ट्रांजिस्टर को हटा करके इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी यूज किया गया। आईसी को शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में आईसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। देखिए ये पिक्चर क्या कहता है। ये पिक्चर हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का है, आईसी बोलते हैं इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मल्टीपल टाइप्स के सर्किट डिजाइन किए गए होंगे, और उन सर्किट को ज्वाइन करने का काम किया जा रहा हो। मीन्स व्हाट, सर्किट को इंटीग्रेट किया जा रहा हो। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से सर्किट को ज्वाइन करेंगे। और इनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है ना।
अब ये पिक्चर हमारे वैक्यूम ट्यूब जनरेटर से, वैक्यूम ट्यूब से एज वेल एज ट्रांजिस्टर से टोटली डिफरेंट दिख रहा है। ठीक, अब देखिए इस इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या यूज हुआ। मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड, मुख्य प्रयुक्त तकनीकी क्या थी, किस लिए, कैसे यूज हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीस were used as the main electronic component. Main electronic components means इलेक्ट्रॉनिक का मुख्य घटक। क्या यूज हुआ, मुख्य घटक के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक, सेम प्रोसेस में हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, वर्किंग एंड प्रोसेस, जैसा वो काम करते हैं, जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो रहते हैं, जैसा उनका ओवरऑल वर्क किया जाता है उन पे, या वो वर्क करते हैं, उन्हीं के हिसाब से उनकी विशेषताएं डिलीवर की जाती है, विशेषताएं बनाई जाती है। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मच स्मॉलर इन साइज, ये आकार में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होने लगा। क्या हुआ, इसकी साइज बहुत ही ज्यादा कम हो गई, स्मॉल इन साइज। लोअर पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत जो होने लगी बहुत लो होने लगी। लेस हीट जनरेशन, हीट जनरेशन भी क्या होने लगी, लेस होने लगी, बहुत कम होने लगी। हाई रिलायबल, अत्याधिक विश्वास वाले कंप्यूटर बन गए ये, मोर रिलायबल। क्या हो गए भाई, मोर रिलायबल। ठीक है ना, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड्स, अधिक तेज प्रोसेसिंग होने लगी। वैक्यूम ट्यूब में थोड़ा स्लो था, ट्रांजिस्टर में और उससे ज्यादा स्पीड बनी, और इसमें बहुत ज्यादा होने लगी। सपोर्टेड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्रिएट होके आता है, दैट इज द वेरी 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 यूजफुल, सपोर्टिंग मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। ये जो टाइम शेयरिंग है ना कंप्यूटर के पास, ये जब लेकर के इस तरह की फाउंडेशन को ले जाया जाता है, तो ये क्या कहता है, एक मॉडर्न जनरेशन में ले जाने के लिए हमको रेडी कर देता है। अरे बात समझ में, इज सपोर्टेड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगी। ठीक है, प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगी। कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज जस्ट लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज यूज होने लगी। सी, सी कैसी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको कंप्यूटर की जर्नी को स्टार्ट करना है तो सी लैंग्वेज इज द बेसिक लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। उसके बाद सी, ट्रिपल सी, डीसीए, डीसीए, ओ लेवल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, और जितना हम जानेंगे उतनी ही हम कंप्यूटर की दुनिया में फास्ट एंड फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या हो रहा है, कोबोल यूज होने लगा था, फोर्ट्रॉन यूज होने लगा था, और ये सब क्या है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। ये उस समय की लैंग्वेज है 1964 टू 1971 के टाइम पीरियड। प्रेजेंट टाइम में ये लैंग्वेज के जगह पे जावा, पाइथन, एमएलडीएल, क्या क्या चीजें आ गई हैं, एआई, सुपर एआई। ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बट ये हाई लेवल लैंग्वेज से भी आगे की चीजें हैं। ठीक है ना, देन नेक्स्ट स्लाइड,
अब जो हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? क्विक रिवीजन। क्या हुआ इस कंप्यूटर में? आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकेंड, लेस पावर कंजम्पशन। फिर लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर मोर एंड मोर रिलायबल। फिर फास्टर स्पीड। फिर हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड लाइक कोबॉल, फोर्ट्रान। ठीक है ना? क्या यूज हुआ? फोर्ट्रान। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेंगे। मच स्मॉलर इन साइज, आकार में काफी छोटा था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कम बिजली की खपत हुई। लो पावर कंजम्पशन, कम गर्मी उत्पन्न करने वाला कंप्यूटर बन गया। लेस हीट जनरेशन, हाईली रिलायबल, अत्यधिक विश्वसनीय हो गया। फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत तेज इसकी स्पीड की प्रोसेसिंग होने लगी। सपोर्टेड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग का समर्थन करने लगा। टाइम शेयरिंग होने लगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, ठीक, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान, सी लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लोगों ने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? लेटर सी एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स है जो हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रख सकते हैं? तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 360, ये हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। IBM सिस्टम 370, IBM सिस्टम 370। ठीक है, हनीवेल 6000 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, इस तरह के क्या हुई? ये एग्जाम्पल्स क्रिएट होके आई जो हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, उसमें ये एग्जाम्पल तीनों क्या हो गए? सिलेक्ट होते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल को भी मेमोराइज करेंगे। आपके लिए बेटर आप क्या है कि बोथ आर द सेम। IBM सिस्टम, IBM सिस्टम, एक में 360 प्लस 8 10 करेंगे तो 370। ओके, एंड हनीवेल 6000 सीरीज। ठीक है क्लास, देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? लेटेस्ट सी एडवांटेज क्या है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। एडवांटेज कैसे हम इस कंप्यूटर का लाभ समझेंगे? स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है ये बहुत छोटा हो गया। कैसे? साइज में, साइज इसका क्या हुआ? स्मॉल हो गया। फास्टर, स्पीड कैसी हो गई? फास्टर। चीपर, कॉस्ट कैसी हो गई? चीपर। ठीक है, देन सेकेंड जनरेशन, ये सबका तुलना हम किससे करते हैं? कंपेयर फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। ठीक है ना? रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, और इन्हीं के साथ साथ हमको इसमें और चीज चाहिए। क्या है?
इसकी मेंटेनेंस भी क्या है भाई, लेस है, लेस मेंटेनेंस। द्वितीय पीढ़ी की तुलना में छोटे हो गए ये कंप्यूटर, तेज हो गए और बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए। लेकिन बात एक याद रखने वाली है कि ये जो भी हम कंपैरिजन एडवांटेज डिसएडवांटेज कर रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन वाले पार्ट से। बट नाउ अडेज, आज के दिन के हिसाब से नहीं, जहां हम एआई लेस कंप्यूटर रोबोटिक्स से लेस कंप्यूटर यूज करने वाले हैं। आने वाले इन फ्यूचर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग थ्योरी पे आ गए हैं, एज वेल एज हम सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके हम जहाँ बात करने वाले हैं, उनसे हमारा इस कंप्यूटर का कोई कंपैरिजन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो ये हमारे फर्स्ट सेकेंड कंप्यूटर से बेटर निकल करके जो आया वो हमारा थर्ड जनरेशन सब कंप्यूटर होता है। तो एक क्विक रिवीजन फिर समझेंगे, अभी हम डिसएडवांटेज को समझ लें। डिसएडवांटेज क्या है, हानियां क्या है? आईसी टेक्नोलॉजी वाज कॉस्टली इनिशियली, ठीक है। अगर शुरुआत में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट भी क्या हुआ, महंगा होने लगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, इंट्रोड्यूस होती है, इनोवेट किया जाता है उस पर, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत लेस होती है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट हाई होगी। लेकिन जैसे 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 उसकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाती है, तो उसकी कॉस्ट की डिमांड ग्राफ डाउन हो जाता है। रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रारंभ में आईसी तकनीक महंगी थी, बहुत ही महंगा था और जटिल निर्माण की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात है कि आप एक पहले जमाने की टीवी देखिए जहां वायर कनेक्ट किए गए होते थे। मान लीजिए आपको एक स्विच ही बना दिया जाए, ठीक है, 5 पिन सॉकेट, तो इनमें आप क्या कर रहे हैं, वायर का कनेक्शन करते हैं, है ना। तो ये दिखने में कितना नीट एंड क्लियर है। बट अगर इन्हीं के जगह पे आपको एक सर्किट दे दिया जाए, क्या दिया जाए, सर्किट, और उन सर्किट्स में जस्ट लाइक ब्रेडबोर्ड देखा है बच्चों ने? ब्रेडबोर्ड क्या होता है समझिए, बहुत सारे डॉट्स जैसे होती हैं, पिन होल होती हैं, बहुत छोटी छोटी छिद्र होती हैं। उन छिद्र में क्या होते हैं, हमको डायोड को कनेक्ट करना होता है। जो भी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है उनमें क्या करना होता है, उनमें हमको कनेक्शन करनी होती है। अब सोचने वाली बात है, अगर इनमें कहीं हमारा सर्किट जो है वो कनेक्ट होने की जगह पे डिसजॉइंट हो जाता है, देन हाउ टू ज्वाइन इट, कैसे हम ज्वाइन करेंगे, सोचने वाली बात है। अब ये हमारा मोर क्लियर है और ये लेस क्लियर है। तो कह रहा है ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होने लगा, इसको बनाना जटिल कार्य हो गया, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, कॉम्प्लेक्स वर्क हो गया, ठीक है ना। इसी के वजह से ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग complex manufacturing due to costly। जब बनाना इतना जटिल हो गया था, हर कोई इसको नहीं बना सकता था, डिजाइन नहीं कर सकता था, इसके वजह से आईसी सर्किट महंगा का महंगा ही रहा, ठीक है। आज भी जहां कंप्यूटर में आईसी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आईसी यूज करते हैं, तो आईसी आज भी तो उस टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो सस्ता हुआ है, बट बहुत ज्यादा सस्ता आज भी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, लेट अस सी कंक्लूजन। अब हम निष्कर्ष की तरफ जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन की जो चीजों को पढ़ा, फाइनली थर्ड जनरेशन में हमने पढ़ा। तो थर्ड जनरेशन अगर सही में ये हमारा कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का सक्सेसफुल रहता है, देन नेवर वी गो बैक, हम कहा नहीं जाएंगे, हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बाद फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर पे नहीं जाने वाले, ठीक। बट अगर इसके कुछ ड्रॉबैक को देखा जाए
तो हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस एडवांस फीचर्स लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग। कह रहा है इस कंप्यूटर की जर्नी भी सेम एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की जर्नी वैसे ही हो गई जैसे फर्स्ट सेकेंड का हुआ था। इसकी भी कुछ ड्रॉबैक रह गई, बहुत सारी चीजें रह गई, जिसके वजह से ये उन्होंने क्या किया, एक मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन को रख दिया, मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है ना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर ने उन्नत सुविधाएं दी, बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट फैसिलिटी वाली सुविधाएं दी और आधुनिक कंप्यूटर की नींव रख दी। और वो भी नींव कैसी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव, मजबूत नींव, बिग एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, तो हम इसके क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेटेस्ट से। ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, लेस हीट होने लगी, पोर्टेबल होने लगा, ठीक है, मोर रिलायबल होने लगा, और हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगे। इन तरह की डेटा को देख करके हम लोगों ने क्या किया, थर्ड जनरेशन की स्टडी किया। और ये जिस टाइम पीरियड में जनरेट हुआ था, टाइम पीरियड क्या था, 1964 टू 1971। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारे टेक्नोलॉजी रहे हैं जिससे हमारा कंप्यूटर थर्ड जनरेशन तक रीच कर गया, वैक्यूम ट्यूब की वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से, एज वेल एज इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। ठीक है, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखने कि कंप्यूटर क्या कहता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1971 एंड कंटिन्यू टिल द प्रेजेंट टाइम। ध्यान देने वाली बात है, ये प्रेजेंट टाइम आज की डेट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है, नॉट अ 2026, ये प्रेजेंट टाइम मतलब आफ्टर 1971। ओके, the fourth generation of computer started from 1971 and continued till the present time. In this generation, integrated circuit was replaced by microprocessor. यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा दिया गया और उसके जगह पे क्या यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह पे माइक्रो प्रोसेसर। इन विच ईयर, 1971। ठीक है ना। फिर से देखिए, समझिए, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 में होती है और यह वर्तमान समय तक जारी है। ध्यान देने वाली है बात, वर्तमान समय 2026 का नहीं, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, 1971 प्लस 1971 के बाद जो भी समय चल रही होगी उस समय के अनुसार। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा करके उसकी जगह पे क्या यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का इस कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना।
अब देख लीजिए इस पिक्चर को, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर शॉर्ट फॉर्म एमसी। शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमसी। अब देख लीजिए ये जो पिक्चर डिस्प्ले कर रहा है ना, ये पिक्चर हो गया या ये पिक्चर हो गया, ये जितने इस तरह के डायग्राम दिख रहे हैं यहां जो भी कनेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, यहां जितने भी कनेक्टर दिख रहे हैं ये किससे कनेक्ट किए गए? एमसी से, माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को देख करके आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वैक्यूम टेप ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम फोर्थ जनरेशन में आ चुके हैं। हम यहाँ पे 1971 के बाद की बात करने वाले हैं। हमारा 1940 का दौर समाप्त हो गया। यहां से हम 1970 तक की दूरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और 1971 में रीच कर जाते हैं। और ये कंप्यूटर कर रहा है 1971 टू प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम हम 2026 को नहीं मानेंगे। 1971 के बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, उस टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दैट इज द प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। तो क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन से टेक्नोलॉजी यूज होती थी माइक्रो प्रोसेसर टाइम पे? इट मींस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे, मुख्य घटक होते थे, वहीं पे माइक्रो प्रोसेसर में मुख्य घटक के रूप में किसका प्रयोग किया गया? VLSI। किसका? VLSI। बताएंगे VLSI क्या होता है? सोचिए। समझ में आ गया? वेरी लार्ज, क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको बार बार एक शब्द बताया गया है, जहां भी इंटीग्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता होगा, मतलब समझ लीजिए इसका तात्पर्य जोड़ने से है। तो माइक्रो प्रोसेसर में VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि यहां पे 1000 क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर का 1000 आईसी का, ऐसे बहुत सारे आईसी बने होंगे, ठीक है, उन सबको प्रयोग करके एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया जाता था। मतलब कि 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करके एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बना दी जाती थी।
और जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यह चिप बनाई जाती थी उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है VLSI, मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्केल का भी मतलब समझ लीजिए, जहां भी स्केल यूज होता है इसका मतलब है इंक्रीज करना, INCRES। क्या किया जाता है? इंक्रीज करना, बड़ा कर देना, ठीक है ना। The next slide, for characteristics of fourth generations of computer। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य विशेषताएं हैं जिनके वजह से हम लोग फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्या समझते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही, क्या इसकी खासियत रही। तो लेट अस सी, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा आकार हो गया, स्मॉल इन साइज, क्या हो गया भाई, स्मॉल हो गया, क्या स्मॉल हुआ, साइज। और इसकी वजह से वो पोर्टेबल हो गया, पोर्टेबल मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करना एकदम आसान हो गया, कोई मैनुअल इफर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं थी, जैसे चाहे कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण किया जा सकता है, डिस्टेंस कितनी भी हो डिस्प्लेसमेंट सिंपल हो जाती थी, ठीक है। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड जो थी क्या हो गई, वेरी हाई। अगर आपने कोई टास्क दिया फॉर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को, तो ये देखते ही देखते उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को डिजर्व करता। नेक्स्ट वन, लो पावर कंजम्पशन, बिजली की बहुत ही कम खपत होने लगी, लो पावर कंजम्पशन क्या हो गया, लो पावर, ठीक है ना। पावर क्या होने लगी, लो पावर होने लगी। वेरी रिलिएबल एंड एक्यूरेट, अत्याधिक विश्वसनीय और सटीक, इतना विश्वसनीय था कि कंप्यूटर को जो भी यूज करता था ना उस समय का बंदा, उसके लिए वो मोर एंड मोर रिलिएबल एंड एक्यूरेट, जानकारी जो भी हो, जो भी डेटा का वर्किंग हो, इनपुट का प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट कन्वर्ट होता है, परिणाम जो रिजल्ट आता था वो एकदम एक्यूरेट आता था, सटीक आता था, किसी भी तरह का कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई सिंटैक्स एरर नहीं, कोई सिमेंटिक एरर नहीं, कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम नहीं, कोई लैंग्वेज इशू नहीं, मींस सटीक जवाब मिलने लगा। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव की लागत, अगर कहीं कम जगह अगर पोर्टेबल है तो डेफिनेटली उस जगह से एक जगह दूसरे जगह आप बदल सकते हो, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी पोर्टेबल है तो। बट अगर पोर्टेबल नहीं है तो एक जगह अगर रख दिया तो हर तरह से कॉस्ट की रिक्वायर्ड बढ़ जाती थी उस समय की दौर में, ठीक है। यूजर फ्रेंडली, अब जो मैक्स पॉइंट यहां यूज होता है दैट इज द यूजर फ्रेंडली। ये कंप्यूटर जो इसको यूज करता था वो उसको क्या बना लेता था, दोस्त जैसा बिहेव करता था। कैसे, दोस्त जैसे, कंप्यूटर चलाने वाले को किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ते थे, ये जस्ट लाइक बिहेव लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, इसी से ये वर्ड निकल के आता है यूजर फ्रेंडली। जो उपयोग करता है उसको एकदम सरल रूप में प्रेजेंट होकर कहता है यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लगी, और ये फोर्थ जनरेशन ने आकर के एक क्रांति ला दी। क्या ला दी, एक क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति कंप्यूटर की जर्नी में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में, कंप्यूटर के जनरेशन में। वो क्रांति क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज, बड़े उच्च स्तरीय भाषाएं प्रयुक्त होने लगी। कौन कौन सी भाषाएं हैं देखेंगे, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज,
जावा एंड पाइथन। अब देखिएगा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। बट अगर बात करें ये जावा और पाइथन की, तो ये मोर एंड मोर एडवांस है। क्या है? मोर एंड मोर एडवांस। ये जावा और पाइथन आज के डेट में एआई को सपोर्ट करते हैं। मींस व्हाट? इस लैंग्वेज से हम एआई के टूल, चैट टूल या एनी टाइप ऑफ द टूल जो हमको सपोर्ट करते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा रिलेट करके आपको समझाते हैं कि देखेंगे कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और जब हम एक मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के मशीन कुछ भी काम करने से मना कर देगा। और एआई इज जस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। एआई टोटल सॉफ्टवेयर की तरह परफॉर्मेंस करता है। अगर हार्डवेयर नहीं लिया जाए तो हम रोबोटिक्स जनरेशन में मूव नहीं कर पाएंगे। और जब हम एआई और एमएल को मर्ज करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एरा में मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी एरा में मूव कर सकते हैं, नो डाउट। तो कह रहा है कि हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को यूज करते थे। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? रिवाइज अगेन, वेरी स्मॉल इन साइज, पोर्टेबल थे, आकार में बहुत छोटे और पोर्टेबल, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, अत्यंत तेज प्रोसेसिंग और गति थी उसकी, लो पावर कंजम्पशन, कम बिजली की खपत होती थी, वेरी रिलायबल एंड एक्यूरेट, उसका जो कार्य था बहुत ही विश्वसनीय और सटीक होता था, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव की लागत पड़ती थी, जहां मन वहां ले जा सकते हैं, यूजर फ्रेंडली, उपयोगकर्ता के लिए हमेशा ये सरल रहता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कि मुख्य रूप से सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन थी। ठीक है ना? नो डाउट। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या एग्जांपल हैं और ये हमारे आज के जनरेशन को शो करते हैं। बट हम आज के जनरेशन में नहीं, अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन बचा हुआ है, सिक्स जनरेशन बचा हुआ है, हम जनरेशन में मूव ऑन करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हर जगह पढ़ाया जाता है फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन, बट आज के डेट में एआई, सुपर एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सभी तो जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, बट हम उनका नाम एक नया जनरेशन में ऐड नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई भाई, अगर हम एक ट्री का स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, ये ट्री हुआ, इनके ये दो चाइल्ड हुए, इनके भी दो चाइल्ड हुए, इनके भी दो चाइल्ड हुए, इनके भी दो चाइल्ड हुए, तो हमको रखना पड़ेगा ना फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो जनरेशन तो बढ़ेगी ना, जब हमारा ट्री स्ट्रक्चर लेवल वाइज, जनरेशन वाइज बढ़ेगा तो जनरेशन भी बढ़ेगी। नामकरण देना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर डिसाइड करना पड़ेगा। नाम बिना वो कंप्यूटर की जनरेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करेंगे, दैट इज वन इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप वही कंप्यूटर जिसमें सारे फंक्शन एक्सटर्नली रहते हैं, लाइक सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, प्लॉटर, बहुत सारे जो भी डिवाइस होते हैं ये सबके सब क्या होते हैं? एक्सटर्नली रखे जाते हैं। इन सभी सिस्टम को यूज करने के लिए हमको सिस्टम को असेंबल्ड करना पड़ता है, उनके सारे वीजीए पोर्ट्स, केबल्स सब असेंबल करके यूज किया जाता है। हम कभी
ये जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायर की बात करेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन सी वायर होती हैं जो यूज किए जाते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल यूज करने वाले हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो बेस्ट एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द लैपटॉप। देन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के कैटेगरी में हमारा लैपटॉप ही यहाँ क्रिएट होकर के आता है। मानने के लिए तो आप डेस्कटॉप को भी मान सकते हो, बट पर्सनल कंप्यूटर इज ओनली फॉर द लैपटॉप, इसको ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये लैपटॉप वन यूजर के लिए डिफाइन की जाती है, बट डेस्कटॉप में मोर एंड मोर यूजर कैन यूज एट अ सेम टाइम। मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग सिस्टम मान सकते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर IBM PC&AT, ये हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स, उदाहरण के तौर पे लेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, क्यों हम फोर्थ जनरेशन पे ही रुके रहे, और फिर इसकी क्या डिसएडवांटेज है कि हम फोर्थ जनरेशन से मूव ऑन कर जाए, हट जाए, उस कंप्यूटर को नहीं यूज करना है, हम फिफ्थ में जाएंगे। तो देखेंगे अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल, बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया, एफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर हमको इस कंप्यूटर को लेना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हुए, लेकिन एक तरीका का नाम बता रहे हैं, EMI। हम EMI पैकेज में भी इस कंप्यूटर को परचेस कर सकते हैं आज के दौर के अनुसार, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं। एंड वाइडली अवेलेबल, व्यापक रूप से आज के डेट में लैपटॉप, डेस्कटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर ETC ये सब चीजें अवेलेबल है। सपोर्ट नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ध्यान देने वाली बात है, अभी के फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में इंटरनेट यूज नहीं होता था। नेटवर्किंग का कोई कंसेप्ट दूर दूर तक आपको नहीं दिखाई देता था। वहां ना नेटवर्क यूज होता था ना इंटरनेट, वहां कम्युनिकेशन का कोई कनेक्शन नहीं था, ओनली कैलकुलेशन का कंसेप्ट था। ध्यान देंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ओनली क्या था, कैलकुलेशन। लेकिन हमारे फोर्थ जनरेशन में क्या निकल के आ गया, कम्युनिकेशन। अब हम यहां से अपने डेटा शेयर करने के कैपेबल हो गए। अब यहां से डेटा का स्थानांतरण होने लगा, ठीक है ना, सस्ते व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए और इंटरनेट और नेटवर्किंग का ये कंप्यूटर समर्थन करने लगे। अब सोचने वाली बात है, आप कहोगे खुद ही कि सर जब हमको इंटरनेट की व्यवस्था मिली गई, नेटवर्किंग हो ही गया, सस्ता भी था, व्यापक रूप से ब्रॉड लेवल पे अवेलेबल ही था, तो हमको फिफ्थ जनरेशन में क्या ही जरूरत है। तो भाई हम ये बताएंगे कि ये बताइए 2G, 3G, VoLTE, 5G, ये क्या हो रहा है। भाई हमको एक एडवांस जनरेशन में मूव ऑन होना पड़ता है, हमको अप टू डेट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, अप टू डेट। अगर हम चाहते हैं अपनी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हमको क्या होना पड़ेगा, अप टू डेट, समय के अनुसार, डेट के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको अपडेट होना पड़ेगा, उसको बोला जाएगा अप टू डेट फीचर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, क्या हानियां था, ये सारे फीचर थे, नेटवर्क इंटरनेट सब आ गए, सब यूज होने लगे, तो हमको इसमें क्या कमियां दिख गई, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। जैसे ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आई, इसमें इंटरनेट मिल गया, इसके वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। दिक्कत यह हुआ कि ये रैपिड बदलाव लेके आ गई, तुरंत चीजें बदलने लगी, रैपिड चेंजिंग। भाई यहाँ पे स्टैटिक कुछ अब रहा ही नहीं गया। देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में सारी चीजें स्टैटिक थी, आई बहुत सालों तक यूज हुई।
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही ये 4th जनरेशन कंप्यूटर आई, इंटरनेट लेके आई, नेटवर्क लेकर के आई, इसमें क्रांति आ गया। और ये क्रांति ऐसे क्रांति की ये रुकने वाली नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है ड्यू टू द रैपिड चेंजिंग। तेजी से तकनीकी बदलाव होने लगे, परिवर्तन होने लगे, और डिजाइन हेतु कुशल व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी, नीड स्किल पर्सन फॉर डिजाइन। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यह है कि आपको कितनी भी लैंग्वेज आ जाए, कितनी भी लैंग्वेज की ट्रांसफरेंस आ जाए, ट्रांसफरिंग आ जाए, बट फिर भी आप वीक माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन फंक्शन है रैपिड, डेली ये परिवर्तन मांगता है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लोगों को लगा कि भाई सारा चीज सही है और इतनी बदलाव मांग रहा है, तो क्या हमको कुछ की ऐसे कंप्यूटर पे जाना चाहिए? कोई बात नहीं, ये बदलाव मैनुअली ना हो, नॉट मैनुअली, ये बाय मशीनरी होने लगे, मशीन करने लगे। आ गए ना दिमाग में खुरपात? जब इंसान को कुछ दिया जाता है ना, तो इंसान की फितरत है वो और डिमांड करता है। कुछ नहीं था तो स्टैटिक था, सब चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ मिला तो दिमाग डेवलप हो गया, माइंड डेवलप हो गया। माइंड डेवलप होते ही क्या आया कि भाई अब हमको ज्यादा काम ना कराइए, अब हम काम नहीं करना चाहते, अब हमको मशीन चाहिए, मशीन से काम लेना है। तो अब मशीन काम करेगा तो रैपिड चीजें तो और जल्द जल्द होंगी ना। देखिए क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वह एबकस कंप्यूटर से शुरू हुए थे, बेट से, फ्रेम से, रॉड से काउंटिंग करते थे, और आज के डेट में अभी हम रैपिड चेंजिंग पे आ गए हैं, मैनुअल से मशीन लर्निंग तक आ गए हैं, मशीन से काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो तेजी से तकनीकी की परिवर्तन होने लगे, डिजाइन हेतु एक कुशल व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी। कुशल व्यक्ति मतलब स्किल्ड पर्सन, नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन। उस व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी जो मैनुअली किसी भी मशीन का ऑपरेट करने जानता हो, मशीन से कोई टास्क कराना जानता हो, मशीन पे कमांड करना जानता हो, मशीन को अपने अकॉर्डिंग शेप एंड साइज एंड डिजाइन क्रिएट कर सकता हो। ठीक है, हम नए वाले जब चीजें पढ़ेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीज वहां पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि भाई कैड क्या होता है, कैम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये मशीन जब आई तो रैपिड चेंजिंग होना तो जाहिर सी बात है कि अब होगा ही होगा बदलाव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्या हम प्राप्त करते हैं इस 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जहां माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड। The 4th generation makes computer affordable, portable and essential for everyday life. चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को ले लिया जाए तो दे आर द मोर एंड मोर अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया। ठीक है ना, पोर्टेबल, जितनी सस्ता था उतना ही आसान भी हो गया। एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, लैपटॉप को ले जाने में कोई दिक्कत होती है नहीं, एक कैरी बैग लिए या कोई भी बैग लिए, लैपटॉप बैग लिए, बैग में रखे, चले गए ऑफिस में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, नो एनी प्रॉब्लम। तो सस्ता भी हो गया और पोर्टेबल भी हो गया, एज वेल एज इंटरनेट और नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो गया, और दैनिक जीवन की आवश्यक उपकरण बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जो इंसान को हर एक वर्क करने के लिए टेक्निकल पर्सन है, या ऑफिस यूज के लिए, या स्कूल यूज के लिए, या डेटा स्टोरेज के लिए, या एजुकेशन पर्पज के लिए, जिसको कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप की, पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत है, अब उस इस दैनिक जीवन में उसकी एक दैनिक क्रिया बन गई है कि हम कंप्यूटर पे टास्क करेंगे, कंप्यूटर से ही न्यूज लेंगे, कंप्यूटर से ही ई बुक्स रीड करेंगे, ओवरऑल।
तो अब इस कंप्यूटर को अपने वो एवरीडे लाइफ में प्रयोग करने लगा, यूज करने लगा। ड्यू टू दिस, पोर्टेबल होने के नाते, अफोर्डेबल होने के नाते, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए इसका क्विक रीजन हम बना देते हैं। क्विक रीजन, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 1 मिनट। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट में हमारा क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से फोर्थ जनरेशन तक की जर्नी को समझ लिया। दिस इज द जर्नी मीन्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद हम लेकर के आपके सामने सामने आने वाले हैं क्या, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं क्या, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और तब तक के लिए आप एकदम वेट करेंगे, रीड करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और फिर हम जल्द मिलते हैं आपके साथ सेम प्लेस पे, सेम चैनल पे, लेकर के अपनी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा रहने वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट्स 5 एंड 6 मीन्स व्हाट, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जय हिंद।